आइए समझते हैं आम्ल क्षारक एवं लवण के पार्ट 4 को। सबसे पहले हम समझते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर की जो कार्यविधि हैं, जैसे रक्त हो गया, हमारा सलाइवा हो गया, ये सब का पीएच जो है वो 7 से 7.8 के बीच है। मतलब ये पीएच जो हमारे शरीर के लिए वो आदर्श उचित पीएच है। वर्षा के जल का मान 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसका पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पौधे को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। हमारा उदर यानी पेट का जो आमाशय होता है वो HCl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता होता है। जो HCl उत्पन्न होता है वो भोजन को पचाने में सहायता करता है। और जब भोजन अपच हो जाता है उस स्थिति में ये अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है। अपच होने की स्थिति में भोजन को पचाने के लिए ज़्यादा HCl उत्पन्न हो जाता है, जिससे पेट में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इसे मुक्त करने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड जैसे हम लोग इनो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक एंटासिड है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है। मतलब इसका क्षारण होना प्रारंभ हो जाता है। उसका जो दांत का सबसे कठोर भाग है इनेमल, वो घिसने लगता है, रूप से कह सकते हैं, जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए। तो वो होता कैसे, भोजन करने से वो अम्लीय हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए हम लोग क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। तो इसमें मेथनोइक अम्ल को ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। और डंक मारे गए अंग में अगर बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, या दुर्बल क्षारक, उसका उपयोग करें, वहाँ लगा दें, तो उससे राहत मिल सकता है। क्योंकि अम्ल है ये, और अम्ल में जब क्षार मिलाएंगे, बेकिंग सोडा मिलाएंगे, यानी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, वो मिलाएंगे तो उससे आराम मिलेगा। कुछ प्राकृतिक स्रोत और कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे सिरका, ये फलों से तैयार किया जाता है, इसमें एसिटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नीटल का डंक में मेथनोइक अम्ल, या जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल कह सकते हैं। इसके उपचार के लिए जो नीटल का पौधा होता है उसी के बगल में एक डॉग पौधा होता है, उसकी पत्ती को लगाने से पीसकर आराम मिलता है। आगे समझते हैं नमक से बनने वाले पदार्थ के विषय में। नमक से बनने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं, तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसे कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, मतलब सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक कहते हैं, और पानी में जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यानी जब नमक पानी के घोल में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये नमक है और ये पानी है, इसमें जब विद्युत प्रवाहित किए तो ये बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा यहाँ पर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी, दोनों रड जो पॉजिटिव नेगेटिव रड होंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उस पर जम जाएंगे। एनोड पर हमारा क्लोरीन जम जाएगा और कैथोड पर, यानी नेगेटिव जो रड है, उस पर हाइड्रोजन स्थापित हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके उपयोग के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के। तो बहुत सारे धातुओं के कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है, और पेट्रोलियम को शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन कहे तो मतलब पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। और साबुन उद्योग, कागज उद्योग, सिल्क उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। साबुन बनाने में भी यहाँ तक प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो जिसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। आगे समझते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण। ये सब नमक से बनने वाली चीज़ें, जो कास्टिक सोडा यानी NaOH था। अब विरंजक चूर्ण, जिसे इसका सूत्र है CaOCl2, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं नमक से ही बनता है। लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप इसे बना सकते हैं। जैसे इसका बनाने के लिए हमको बुझा हुआ चूना CaOH2 का H+,
क्लोरीन गैस जो अभी निर्माण हुआ था कास्टिक सोडा बनाने के दौरान, तो उसमें मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं वो निर्माण होता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बुझा हुआ चूना व क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका उपयोग देखेंगे तो पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए या रोग मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी विरंजक चूर्ण का। इसके अलावा वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में भी प्रयोग होता है। वस्त्र उद्योग में मतलब रंग हटाने के लिए वस्त्र उद्योग में, या कोई दाग है धब्बा है तो उसका हम प्रयोग करेंगे दाग धब्बा को हटाने के लिए प्रयोगशाला में, जिसको लैबोरेटरी कहेंगे। कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम अगले पदार्थ के जानेंगे, बेकिंग सोडा। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। देखिए कैसे, सोडियम क्लोराइड से ही बनता है बेकिंग सोडा। उसमें जब पानी मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे और अमोनियम मिलाएंगे तो ये निर्माण हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और अमोनियम क्लोराइड, ये निर्माण होता है। तो इस जो खाने वाला सोडा बना उसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, कोई पकवान बनाने में, उसको नरम बनाने के लिए, खस्ता बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, पकौड़ा वगैरह। और पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, जब पेट में एसिडिटी हो जाए तो उसको भी दूर करने के लिए, क्योंकि यह क्षारीय होता है ना, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा, इसे पेट की अम्लता दूर किया जा सकता है। अग्निशामक केंद्रों में जो आग से बचाने के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं उसमें भी आपका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और सोडा वाटर और जो कोल्ड ड्रिंक्स है, शीतल पेय, उसमें भी जो बुलबुला होता है वो इसी का होता है, बेकिंग सोडा का। ये जो सोडा वाटर, ये जो आपका बेकिंग सोडा जो मिलाया जाता है वो वही बुलबुला के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बाहर आता है, और ये ताज़ा बनाए रखता है उस ड्रिंक्स को, और एक मतलब बदबू नहीं आने देता है उसमें, एक मतलब ताज़ापन बरकरार रखता है। अब हम समझेंगे धोने का सोडा को। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, धोने का सोडा। बेकिंग सोडा को ही गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और पुनः उसे क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकरण क्या है, तो जब उसमें हम पानी मिला देते हैं, मान लो कि खाने वाला सोडा है, और उसमें जब हम उसमें पानी मिलाते हैं, बेकिंग सोडा में पानी मिलाते हैं, गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को सबसे पहले गर्म करना है, मतलब बेकिंग सोडा कहे तो NaHCO3 बेकिंग सोडा है। इसको जब गर्म करते हैं तो इसका निर्माण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को जब पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, मतलब जल मिला देते हैं, तो हमारा वो धोने का सोडा तैयार होता है, और Na2CO3 10H2। इसका उपयोग, धोने का सोडा का उपयोग तो कांच साबुन उद्योग में किया जा सकता है, घरों की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, वॉशिंग सोडा का, जिसे धोने का सोडा कर सकते हैं, प्रयोगशाला में, और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में। जैसे क्या होता है कि जल का अस्थायी कठोरता कहने का मतलब है कि जल में कुछ न कुछ आयन मिले होते हैं, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन मिले होते हैं, और जिससे झाग पानी में नहीं उत्पन्न होता है, परंतु जब हम मिला देंगे ये धोने का सोडा यानी Na2CO3H2 मिला देंगे तो ये झाग अच्छा बनाएगा, तो इसको कठोरता को हटाता है, हटा के मृदु बनाता है। अब हम समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ H2। इसका निर्माण जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। ये देखिए जिप्सम का फॉर्मूला। तो कैसे बनाएंगे, जिप्सम से ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करता है और बनाता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी CaSO4 ½ H2 बनाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे हुआ, CaSO4 2H2, ये जिप्सम हो गया, यानी जिप्सम को जब गर्म किए कितना डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस कहिए या 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, तो क्या करता है, 1.5 अणु जल का त्याग कर देता है। और जब 1.5 अणु जल का त्याग कर देगा, दो अणु जल है उसमें 1.5 अणु त्याग कर देगा, तो बचेगा क्या, ½ अणु बचेगा। तो ½ अणु बचेगा और CaSO4 बचेगा और ½ अणु जल का बचेगा। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी CaSO4 2H2O को जब गर्म करते हैं तो हमारा केवल ½ CaSO4 ½
H2O बनता है। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है। पुनः जब हम जिप्सम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देंगे तो वो कठोर जिप्सम का रूप भी धारण कर लेगा। और इसका उपयोग जानते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भवन निर्माण के दौरान सतह को चिकना बनाने में किया जाता है, दांत के चिकित्सा में किया जाता है, मूर्तियाँ सजावटी सामान बनाने में किया जाता है, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग किया। तो ये सब हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हैं। तो इस प्रकार से यह चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।